हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 को ख़त्म कर लिया था। बच्चों, हम आप सभी को क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस में चैप्टर 3 के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.4 तक की जितनी भी क्लास हैं वो सभी आप सभी को करवा चुके हैं। बच्चों, इस क्लास में 3.5 हम करेंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अभी तक जितना भी हमने आप सभी को कराया है क्लास 10वीं के अंतर्गत, तो बच्चों आप सभी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10वीं क्लास 10वीं चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के आधार पर प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो आप सभी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप सबको कहीं पर भी वीडियो ऐसे की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को हमारी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं सभी वीडियो। बच्चों, आप सभी क्या करें, हमारे प्लेलिस्ट जाकर चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो 3.5 में हमें क्या करना है, बज्रगुणन विधि पढ़ना है। बज्रगुणन विधि हम कैसा, बज्रगुणन विधि क्या होती है बच्चों, हमने आप सभी को बताया। बज्रगुणन विधि भी एक बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि कितनी है, हमने 3 बीजगणितीय विधि पढ़ी है अभी तक, 2 बीजगणितीय विधि पढ़ी है, तीसरी विधि हम पढ़ेंगे बज्रगुणन विधि। तो बज्रगुणन विधि क्या होती है बच्चों, बज्रगुणन विधि का मतलब होता है बच्चों एक्स और वाई की, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमारी चैप्टर है चैप्टर 3 2 4 वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, तो हमने आपको बताया था ना, हम बीज रैखिक समीकरण को जब उन समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, तो कहने का मतलब है कि हम उन समीकरणों को क्या कर सकते हैं, 3 बीजगणितीय जो विधि होती है, तीनों विधि बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 विधि आपको बता दी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमने आपको बता दिया। आज हम आपको नई विधि बताएंगे जो होती है बज्रगुणन विधि, ठीक है ना। बज्रगुणन विधि कब अप्लाई होगी, जब समीकरण जो हमें दिए गए उनके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का जो सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है ना। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तब विलोपन विधि लगती है, तभी विलोपन विधि लगती है, तभी क्या लगती है, प्रतिस्थापन, और तभी बज्रगुणन विधि लगती है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे आज बज्रगुणन विधि। क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के योग में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो पहले सबसे पहले अद्वितीय हल चेक करना होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल है किसका कोई हल नहीं है, ए है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन की विधि से हल करना है। बच्चों, जो हमें प्रश्न दिए गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको चेक करना है क्या है, कौन किसका अद्वितीय हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, पहले चेक करना है। यदि अद्वितीय हल आता है तब उसे बज्रगुणन विधि से हल करना है। हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है क्या है कि अद्वितीय हल जब होता है तभी बज्रगुणन विधि लगती है। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो जब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे तब बज्रगुणन विधि का सूत्र कैसा होता है, एक्स, पहले एक्स लिखना बच्चों, एक्स लिखना, ऐसी लाइन खींचना, ठीक है ना, एक्स लिखना और ऐसी लाइन खींचना। बच्चों, हम आपको सूत्र लिखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं करना होगा। यदि याद करोगे तो कुछ समय बाद भूल जाओगे, ठीक है ना। यदि जिस प्रकार से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ उस प्रकार से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर करो, यहाँ बाय लिखो, बटे लिखो, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर अचर बटे, ठीक है ना। पहले क्या करो, एक्स बटे करो, बाय बटे करो और वन बटे करो। एक्स और बाय क्या है बच्चों, चर है, और वन क्या है हमारा, अचार है, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब इतना करो, फिर इसके बाद क्या लिखो, बटे के नीचे, एक्स के नीचे लिखो बटे में BC माइनस BC। बच्चों देखो पहले क्या लिखो, BC माइनस BC। अब देखो ख़त्म कहाँ पर किया, C पर ख़त्म किया, तो C लिखो, जहाँ पर ख़त्म किया वो लिखो C, यानी बाय के नीचे लिखना है, C हो गया। C के बाद क्या आता है बच्चों, देखो ABC, यानी ABC 3 की बात कर रहे हैं ना। हमने बताया ना अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में जब भी हम क्या करते हैं, दो घातीय जो हमारा 2 चर वाला एक समीकरण कैसा होता है, AX1 प्लस BY1 प्लस C1 का रूप का होता है ना। तो ABC उसमें होंगे ना, कहने का मतलब AX प्लस BX प्लस C, AX प्लस BY प्लस C के रूप का होता है हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो A और B के C रैखिक समीकरण ABC के मान निकालते हैं ना, तो B और C यानी 3 होंगे ना। ABC यानी कितने अचर होंगे, ABC किसका काम करता है, यहाँ पर अचर का काम करता है, लेकिन वास्तव में ABC है क्या, चर है। तो बच्चों देखो 3 होंगे ना, तो C पर ख़त्म हुआ तो C लो, CA,
माइनस सी ए, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी लाइन खींचना, सी ए हो गया, कहाँ ख़त्म हुआ, ए पर, तो ए से क्या आती है, बी आती है, ए और माइनस ए बी, ठीक है ना, दोनों जगह समान, पहले बी सी, सी पर ख़त्म हुआ, सी के बाद सी ए पर ख़त्म हुआ, ए बी, ठीक है ना। अब क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर लिख दो 12 21 12 21 12 21। हमारा जो बीजगणित विधि होता है, बीजगणित विधि में जो सूत्र होता है, जब क्या हो समीकरणों के अद्वितीय हल हो तब यह सूत्र काम करता है, ठीक है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान कैसे निकलते हैं, जब हम क्या तुलना करते हैं, जो समीकरण दिए जाते हैं A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तब तुलना करते हैं, तब A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकलते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए ना बच्चों, अद्वितीय हल होगा तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। पहला जब क्या अद्वितीय हल कैसा होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, यदि ऐसा होता है तब हम सूत्र लगाएंगे, जब पहले नंबर पर, ठीक है ना, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। तीसरा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तब समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होते हैं। तो बच्चों, अनंत अनेक हल का मतलब होता है इसमें x और y के कितने मान निकलेंगे, अनंत मान निकलेंगे। x का मान जो भी रखोगे y का मान उतना ही मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण युग्म है, यदि ऐसा हो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 इस प्रकार का हो, तब हम बीजगणित विधि लगाएंगे। यही लिखा है प्रश्न 1 में, यदि बीजगणित विधि, यदि अद्वितीय हल हो समीकरण युग्म के, तब बीजगणित विधि का उपयोग करो, ठीक है ना। और बच्चों, यदि ऐसा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब बता दो कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न 1 करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 1 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे, हैं। तो प्रश्न 1 है 3.5 का हमारा पहला प्रश्न, ठीक है ना। तो दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लो, दिया गया है, क्या दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए गए हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लो, जब भी बराबर 0 समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। तो और 3x माइनस 9y, ठीक है ना, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। समीकरण 2 होगा, इसलिए लिखो समीकरण 1 की तुलना, जिस प्रकार से हमने क्या एक्सरसाइज 3.2 किया था ना, वैसे ही करना है इसको, ठीक है ना बच्चों। तुलना, जैसे तुलना करते हैं, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना। तो x का x लो, तो A1x इक्वल टू कितना, x से x कैंसिल, A1 की वैल्यू कितनी बनाई, ठीक है ना बच्चों। अब B1 बाय करेंगे तो B1 को किसके बराबर करेंगे, -3y के, बाय से बाय कैंसिल हो गया, B1 की वैल्यू कितनी, -3, ठीक है ना। इसी प्रकार से C1 को किसके बराबर करना, -3 के, तो C1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है ना। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना बच्चों। जब भी हम तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो समीकरण 2 का x चर कितना है, A2x बराबर कितना है, 3x, x से x कैंसिल, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार से तुलना करते हैं, इस प्रकार से मान निकालते हैं। B2y इक्वल टू -9y है, बाय से बाय हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, B2 की जो वैल्यू आएगी -9 आ जाएगी, ठीक है ना। अब C2 इक्वल टू कितना है, C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दी गई है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब A1/A2 करके देख लेते हैं, यानी ऐसा करते हैं ना, हमने आपको बताया था, ठीक है ना। हमें करना है A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3,
ठीक है ना बच्चों। 1/3 है, यानी ए की वैल्यू 1 है, 3 है इसकी है, तो 1/3 आ गई। B1/B2 की वैल्यू रखो, तो B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3 है, और -9 है हमारी B2 की। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो कितने, 3 एकम 3, 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो B1 की वैल्यू भी कितनी आई, 1/3 आई। A1 की भी 1/3 आई थी। तथा C1/C2 करके देख लो, C1 की -3 है और -2 है, इसकी वैल्यू की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब सूत्र से बच्चों सूत्र लगाते हैं ना, जो सूत्र लगेगा उसके आधार पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। सूत्र का मतलब होता है 3 सूत्र होते हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंत अनेक हल है। तो सबसे पहले हम 2 को बराबर करेंगे, जब 2 बराबर हो जाएंगे तब तीसरे को बराबर करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था। तो A1/A2 बराबर B1/B2 करके देख लेते हैं। A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, बराबर B1/B2 की वैल्यू कितनी निकली, 1/3। तो आप देख सकते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड में दोनों बराबर है, प्लस का 1/3, तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है। यदि जब दोनों बराबर है तब हम C1/C2 बराबर करेंगे। तो यहाँ पर भी बराबर का C1 का मान कितना है, C1/C2 का मान कितना है, 3/2। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 3/2 है। तो यहाँ पर देखो क्या कर दो, इसको बीच से काट दो, इसका मतलब होता है बराबर नहीं का चिन्ह। तो क्या है बच्चों, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। क्योंकि बच्चों, क्योंकि बता दो, क्योंकि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब बच्चों, इसमें x और y जो चर है, x और y का मान इसमें नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने 3.2 में किया था, ठीक है ना बच्चों, कोई अलग से नहीं कराया है मैंने आपको। तो क्या है बच्चों, अब प्रश्न में पूछा गया था यदि अद्वितीय हल हो तब हम इसको बीजगणित विधि से हल करते, अद्वितीय हल नहीं है तो बीजगणित विधि से हल नहीं करना। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।